नील रुको, तुम कितना तेज चलते हो। तुम तेज नहीं चल सकती हो क्या? नील ने नलिनी से कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और नलिनी वहीं बैठ गई। कमाल की लड़की हो तुम भी। हाँ, वो तो मैं हूं। नील भी उसके पास ही बैठ गया। इतना क्यों खाती हो कि अपना वजन खुद ही न उठा सको? तुमसे तो कम ही खाती हूं मैं। अच्छा, अभी गुस्सा मत करो। तुम इन लहरों को देखो। पनी ही धुन में चलती हैं, किसी की भी परवाह नहीं है इन्हें। सुनो, तुम भी सब कुछ भूल कर मेरी बाहों में समा जाओ। बहुत करीब से महसूस करना चाहता हूं तुम्हें। तुम शायद यकीन नहीं करोगी मेरी कही किसी भी बात पर, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इस एक पल को जीने के लिए न जाने कितना इंतजार किया है मैंने। हाँ, तब भी जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। लेकिन मेरे ख्यालों में जो चेहरा था वो हूबहू तुमसे मिलता जुलता था। दोस्तों के साथ रहकर भी मैं अक्सर खुद को तन्हा ही महसूस करता था। पहली नजर वाला प्यार मुझे भी हुआ था। वो कॉलेज की और लड़कियों से अलग थी। बेहद खूबसूरत नैन नक्श थे उसके, कम बोलती थी। पढ़ने में भी बहुत तेज थी। किताबी कीड़ा भी कह सकते हैं उससे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। समय के मानो पंख लग गए हो। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर ज्यादा खुशियों को अक्सर ही नजर लग जाती है, और यही हमारी लव स्टोरी में भी हुआ। एक दिन कॉलेज में आकर उसने मुझसे कहा, नील अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। जो कुछ भी हमारे बीच में रहा उसे तुम एक अच्छा सा सपना समझकर भूल जाओ। सोना के मुंह से ये सुनकर मेरे तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन सरक गई। मैं अवाक उसका चेहरा देख रहा था। कल तक जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, आज सारे संबंध तोड़ने के लिए बोल रही है। नील, नील, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ रुककर नील बोला, अरे, ये तुम क्या बोल रही हो सोना? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। होश में आओ नील, जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। कल ही एंगेजमेंट है, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, उसके बाद मैं इंडिया से हमेशा के लिए चले जाऊंगी। शायद ही कभी हमारी मुलाकात हो। उसकी आवाज मेरे कानों में जैसे गूंज रही थी। सोना के कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। गा जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में उड़ेल दिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। दिल तो चाह रहा था कि जोर जोर से चीख कर रो लूं। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी दुनिया ही लूट ली है किसी ने। सोना के बारे में सोचता हुआ मैं कॉलेज से घर आया और अपने कमरे को बंद करते ही मेरे अंदर का गुबार फूट पड़ा। तकिए में मुंह छुपा कर मैं देर तक रोता रहा। आंसू भी कब तक साथ देते, थक हार कर मैं सो गया। नील, नील, माँ की आवाज से मेरी नींद खुली। आंख मलते हुए मैंने दरवाजा खोला। क्या बात है बेटा? माँ बोली। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। दर्द की दवाई खाकर लेटा तो पता नहीं चला कब आंख लग गई। अब मैं ठीक हूँ, नील अपनी माँ से बोला। अच्छा चलो हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। खाना खाते खाते नील ने अपनी माँ से कहा कि कुछ दिन के लिए वो अपने मामा के घर जाना चाहता है। उन्होंने भी उसे हाँ कह दिया। नील इस शहर से बहुत दूर चले जाना चाहता था। उसे लगा कि वो यहाँ रहेगा तो सोना की यादें उसे जीने नहीं देंगी, और उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी उसकी माँ से छिपी नहीं रह पाएगी। अब यही एक रास्ता था। सने अपनी जरूरत का सामान पैक किया, सोना के लिखे लेटर्स भी उसने बैग में रख लिए। एक अजीब सी नफरत की आग उसके अंदर पनप रही थी। अब तक तो सोना के अलावा किसी और लड़की की तरफ कभी उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं देखा था। पर अब वो भी और लड़कों की तरह बन जाना चाहता था। उसे लग रहा था ऐसा करने से ही उसके मन को सुकून मिलेगा और उसकी नफरत की आग ठंडी हो जाएगी। नील सुबह जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। उसके घर से स्टेशन का रास्ता लंबा था। माँ ने नाश्ते में नील के पसंदीदा गोभी के पराठे बनाए थे। उन्होंने नील से कहा कि वो फटाफट नाश्ता कर ले।
नील ने माँ से कहा कि अभी उसका कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। माँ का मन रखने के लिए उसने कहा आप पराठे पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूंगा। तभी टैक्सी आ गई, उसने माँ के पैर छुए और निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोना के ही बारे में सोचता रहा। नील ये बात अच्छे से जानता था कि सोना उससे दूर रहने की कल्पना से भी कांप जाती है। फिर ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से सोना को ये कदम उठाना पड़ा? नील ने टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी वापस मोड़ने को कहा और वो वापस घर लौट पड़ा। रास्ते में उसने सोना को कॉल लगाया। नील ये बात अच्छे से जानता था कि वो कहीं भी चला जाए, सोना की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। सोना ने नील से जो कुछ भी कहा था वो मजबूर होकर कहा था। सोना अपने मन की हालत अच्छे से समझती थी। नील से एक दिन बात न होने पर वह परेशान हो जाती थी। नील के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी वो गुनाह समझती थी। जाने क्यों उसने खुद को हालात के हाथों भेंट चढ़ा दिया। जिंदा लाश जैसी ही हालत हो गई थी उसकी। नील के कॉल से उसे लगा कि उसकी सांसें लौट आई हैं। पर तुरंत ही वो हकीकत में लौट आई। नील की आवाज सोना के लिए दुआ जैसी ही थी। और अब ये दुआ उसकी नहीं रह जाएगी। सोच भर से ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। सोना ने नील का कॉल पिक नहीं किया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सोना की मां ने जब नील की तस्वीर उसकी किताब में देखी तो कितने ही सवालों की झड़ी लगा दी। सोना ने अपनी मां को समझाने की हर संभव कोशिश की, पर उन्होंने सोना की एक न सुनी और अपने ही परिचित के बेटे से उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का कुछ सालों से विदेश में ही रहकर जॉब कर रहा था। सोना की मां को लगता था कि उनकी लाडली बेटी इस घर में राज करेगी। शादी के बाद वो भी अपने पति के साथ विदेश चली जाएगी और कुछ दिनों में ही नील को भूल जाएगी। उन्होंने सोना को लड़के की फोटो भी दिखाए। उनके लिए उनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समाज के बनाए नियम कायदे उनकी बेटी के मोहब्बत से बढ़कर थे। सोना को लगता था कि अगर वो मर भी जाएगी तो भी उसके माँ पिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ के इस फैसले से सोना का दिल टूट गया। उसे लगता था दुनिया में और सब बदल भी जाए पर उसकी माँ उसके मन की बात जरूर समझ जाएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोना सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होगी वो अपने और नील के रिश्ते के बारे में अपनी माँ को बता देगी। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने सोचा कि जब हमेशा के लिए बिछड़ना ही है तो फिर मन में मोह रखने से क्या फायदा। अब वो नील की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहती थी। पर नियति ने उनके भविष्य के लिए क्या गढ़ रखा था उससे सोना अनजान थी। सोना के फोन न उठाने की वजह से नील को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सोना उससे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही है। अगर कुछ बात है तो साफ साफ कहे। इस तरह इग्नोर करना तो सही नहीं। नील को घर पर देखकर उसकी मां हैरान हो गई। उन्होंने उसके न जाने की वजह भी पूछी। नील बोला, कुछ भी नहीं हुआ मां, बस आपको अकेले छोड़कर जाने का दिल नहीं किया। नील अपनी मां को दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मां से झूठ बोल दिया। मां ने नील से कहा कि मैं चाय बनाकर लाती हूं, तुम चाहो तो चेंज कर लो। नील ने गर्दन हिलाकर हाँ बोला। चाय आने तक वो कपड़े चेंज कर आया। दोनों ने इधर उधर की बातें करते हुए चाय खत्म की। उस बाद नील ने अपनी मां से बोला, मां मैं कुछ देर जाकर अपने रूम में आराम करता हूं। वो अपने रूम जाकर कुछ देर तक अन्ना सा लेटा रहा। उसे पता नहीं चला कब से नींद लग गई, इतनी गहरी नींद कि वह अपने पास में खो गया। सोना के साथ बिताए हुए कितने ही खूबसूरत लम्हे उसके ज़हन में दस्तक दे उठे। वो बिस्तर से उठा और बैग से सोना के लेटर्स निकाल कर पढ़ने लगा और अपने पास में इस कदर गुम हो गया कि वह ये भी भूल गया कि वो नलिनी की जिद पर ही उससे अपने पास्ट के बारे में सब बता रहा था। जैसे ही उसने नलिनी को देखा, ओह सॉरी डियर, मैं अपने माजी में इस कदर गुम हो गया था कि मैं अपने आज को ही भुला बैठा। कोई बात नहीं नील, मैं समझ सकती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो नलिनी, मेरा मन पढ़ना जानती हो तुम। अगर तुम मेरी जिंदगी में न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता।
ऐसा नहीं है नील, तुम दिल से बहुत अच्छे हो। हालात के हाथों इंसान मजबूर हो जाता है। न चाहते हुए भी वो खुद पर से भरोसा खो बैठता है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। नील, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहा होता। हम जिस तरह के लोगों की संगति में रहते हैं उनका थोड़ा बहुत असर हम पर भी आ ही जाता है। और तुम भी कोई भगवान तो हो नहीं। जो भी हुआ तुम उसे भूलने की कोशिश करो। जिसे हम टूट कर चाहते हैं उससे बिछड़ने पर भी हम टूट ही जाते हैं। पर साथ में बिताए हुए मधुर पलों की स्मृतियां ताउम्र हमारे दिल में कैद रहती हैं। नील, तुम भी सोना की यादों को सहेजकर अपने दिल में रख लो। तुम जब चाहो उसे अपने पास महसूस कर सकते हो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है नलिनी, नी ने कहा। नील ने नलिनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर अपने तपते हुए ओंठ रख दिए। नलिनी ने नील के सीने में मुंह छुपा लिया। क्या हुआ जान, नील बोला। अच्छा सुनो, तुम मेरी तरफ देखो। नलिनी ने इनकार की मुद्रा में सर हिलाया। नील उसके बालों की लट को अपनी उंगली में लपेटते हुए बोला। नलिनी, एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करता हूं, वो चाहे अच्छी हो या बुरी। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुम्हारे साथ जब भी होता हूं तो लगता है कि समय की रफ्तार तेज हो जाती है। दूध सी उफनती हुई लहरें नील और नलिनी के पैरों को छू छू कर जा रही थी। इतना करीब से दोनों ने एक दूसरे को पहली बार महसूस किया था। नील के मन में प्रीत का सागर हिलोरे ले रहा था। वो अपने और नलिनी के बीच की हर दूरी मिटा देना चाहता था। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अपने मन की बात नलिनी को किस तरह से समझाए। रात भी काफी हो गई थी। नलिनी, चलें, तुम थक गई होगी, नील बोला। हाँ, चलते हैं, नलिनी ने कहा। तुम्हें कुछ चाहिए नलिनी, नील ने पूछा। नहीं नील, हम होटल में चलते हैं। वक्त पर उनका बस नहीं था और अपने जज्बातों पर भी काबू नहीं था। नलिनी पिंक नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नलिनी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, नील बोला। तुमने मुझे एक पल में पराया कर दिया नील, नलिनी ने कहा। नील ने नलिनी का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। रात का आंचल धीरे अंडस को धीरे सरकता जा रहा था। दो दिलों के साथ साथ दो जिस्मों बीच की दूरियां भी लहरों के शोर में गुम हो गईं। नील ने खिड़की से बाहर देखा, आसमान में बादलों के बीच से चांद झांक रहा था। उसकी दूधिया रोशनी खिड़की से कमरे के भीतर आ रही थी। नलिनी, देखो चांद कितना सुंदर दिख रहा है। जब नलिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो नील ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को आहिस्ता से हटाकर देखा। वो सो चुकी थी। चांद की रोशनी में नलिनी का चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। नील कुछ देर उसे देखता रहा। नलिनी के होठों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। नील ने उसके होठों पे हल्के से किस किया और अपनी बाहों में समेट लिया। नींद अब उसकी आंखों में भी तैर रही थी। सुबह का सूरज उन दोनों के लिए ही नई रोशनी लेकर आया था। दोनों के चेहरे से टपकता नूर और ताजगी देखकर कोई भी उन्हें नव विवाहित ही समझता। नील ने कितनी ही रातें जागकर इस सुबह का इंतजार किया था। नील की आंखों में शरारत देखकर नलिनी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। नील ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे और माहौल को सामान्य बनाने के लिए उसने नलिनी से चाय के लिए पूछा। उन्हें हाँ में सर हिलाया और उठकर बाथरूम में चली गई। नील ब्रेकफास्ट ऑर्डर करके अपने मैसेज चेक करने लगा। चिया के ढेर सारे मैसेजेस देख उसके चेहरे के भाव अजीब से थे। अब तक नलिनी बाथरूम से नहाकर आ चुकी थी। नील को यूं हैरान देखकर उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे पसंद का ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है। ब्रेकफास्ट के आने तक मैं एक एजेंट कॉल करके आता हूँ। फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। नलिनी ने हाँ में सर हिलाया। रात डिनर ठीक से नहीं करने की वजह से दोनों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। नील ने चिया को कॉल लगाया। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ बेबी? इतने सारे मैसेजेस क्यों? अब इतना हक भी नहीं है मुझे कि आपकी खैरियत पूछ सकूं।
घर से बाहर जाते ही आप तो मुझे भूल ही जाते हैं। अरे नहीं यार, कुछ ज्यादा ही व्यस्त हूं इन दिनों। पूरा दिन काम के चलते वक्त ही नहीं मिला। देर रात फ्री हुआ तो सोचा तुम्हारी नींद खराब होगी, सुबह ही बात करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती अंश, और तुम्हें कितना मिस करता हूं मैं। लव यू जान। बातों में तो आपसे जीतना मुश्किल है। अच्छा, कब वापस आ रहे हो? अंश आपको बहुत मिस कर रहा है। मैं भी अपनी नन्ही सी जान को बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम उसके पापा की तरफ से उसे ढेर सारी किस्सी देना। वो तो मैं उसे दे ही देती हूँ। अब वो पहचानने लगा है, पापा बोलने पर आपकी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। ठीक है, आप अपना काम खत्म कर जल्दी घर आइए, अंश उठने ही वाला है, उसके लिए दूध की बोतल तैयार करनी है, नहीं तो रो रो कर घर सर पे उठा लेगा। सुनो, उसके पापा को एक किस दो ना। ऐसे नहीं, अच्छे से आवाज आनी चाहिए, सो स्वीट। लव यू डियर, टेक केयर। नील जैसे ही मुड़ा तो नलिनी खड़ी हुई थी। तुम यहाँ कब आई? अभी ही आपको बुलाने के लिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है। अरे हाँ, बात करने में वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। चलो नाश्ता करते हैं, नलिनी ने नील से कहा। सॉरी यार, मेरे वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। नील अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नलिनी चुप ही रही। नलिनी का यूं चुप रहना नील को खटक रहा था। उसे लगा उसकी और चिया की सारी बातें नलिनी ने सुन ली हैं। देर तक दोनों के बीच खामोशी पसरी रही। नलिनी के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। सबसे पहला तो ये कि उसने नील पर भरोसा करके कुछ गलत तो नहीं किया। कहीं नील भी और लोगों के जैसा तो नहीं। उसने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में अब तक जो भी मुझे बताया उसमें और जो अभी मैंने खुद अपने कानों से सुना है, उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं नील अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक कर रहा है, और मेरी सहानुभूति हासिल करने के लिए ही उसने अपनी पत्नी के साथ खराब रिलेशंस की बात मुझे बताई हो। फिर भी उसका मन नील के खिलाफ जाने के लिए जरा सा भी तैयार नहीं था। नाश्ता खत्म करके उसने नील से पूछा कि वापस लौटने का क्या प्लान है। घर पर 3 दिन का ऑफिस का काम बताकर आए हैं और 2 दिन हो गए हैं। अगर मैंने आज घर पर कॉल कर करके नहीं बताया तो सब चिंता करेंगे। हालांकि उसके घर पर कोई नहीं था, नील उसके घर के बारे में सब जानता था और वो नील को उतना ही जानती थी जितना हीरा ने उसे बताया था। दादी ने घर से निकलते वक्त उससे कहा था, बिटिया कभी किसी को मत बताना कि तुम घर पर अकेली रहती हो। उसके साथ उसकी काम करने वाली बाई और उसकी बच्ची सपना रहती थी, उसे ही वो अपना परिवार मानती थी। सपना के पढ़ने लिखने का सारा खर्चा खुद नलिनी उठा रही थी, जिसकी एक वजह ये थी कि वह खुद अनाथ थी। सपना की मदद करके उसे बहुत सुकून मिलता था और सपना पढ़ने में बहुत होशियार भी थी। 10वीं की परीक्षा में वह जिले में अव्वल आई थी। नलिनी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह नलिनी की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती और नलिनी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखती थी। नील चुप रहकर सुनता रहा। जब कॉल खत्म करने के बाद उसने नलिनी को वहां देखा, तभी उसे लगा कि नलिनी मन में पता नहीं क्या सोचेगी। वो खुद ही उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर बाद बोला, 3 दिन कब बोल के आए हो घर पर? हाँ, नलिनी ने कहा। अभी तो 2 दिन ही हुए हैं यार। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? गुस्सा तो नलिनी को भी बहुत आ रहा था। नील वो पर न जाने क्या सोचकर चुप रह गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। जानती थी कि कुछ बोलने से बेहतर चुप रहना है। ये सारी बातें तो उसे घर से बाहर निकलने से पहले सोचनी थी। नलिनी के चेहरे से उसके मन का हाल नील को समझ आ गया था। कुछ देर तक वो चुप रहकर नलिनी के मन को समझने की कोशिश कर रहा था। सुनो, नील ने नलिनी से बोला। सुनाओ, नलिनी ने कहा। हम कहीं बाहर चलते हैं। काम तो जितना भी करे खत्म होने से रहा। अगर तुम्हें कुछ शॉपिंग करने का मन हो तो वो भी कर लेंगे। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। ये ख्याल बुरा नहीं। नील उसके बोलने के ढंग से समझ रहा था कि वो कुछ नाराज है। अब उसे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था।
ताने तो उसे घर पर भी बिना बात सुनना पड़ते थे और अब यहाँ भी। थोड़ा चिढ़कर वो बोला, अगर यही करना था तो मैं तुमसे पूछता ही क्यों। अब तक नलिनी का मन शांत हो चुका था। वो बोली, हम यहीं रुकते हैं, इतना वक्त हमें पता नहीं अब कब मिलेगा। तुम उस दिन सोना के बारे में बता रहे थे, वो बात अधूरी ही रह गई थी। अब इत्मीनान से बताओ। नील खुद भी नलिनी को सब बताना चाहता था। बिना रुके ही नील ने बोलना शुरू कर दिया। सोना ने जब मेरा फोन पिक नहीं किया तब मैं निराशा के गहरे सागर में डूब गया था। लगा कि जिंदगी ही खत्म हो गई हो जैसे। मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ा सा गया था। आत्महत्या करने का विचार मेरे मन में बार बार सर उठा रहा था। पर माँ के लिए सोचकर मन को सांत्वना देता था। एक बार तो मैंने नींद की गोलियां खा ली थी। ये तो अच्छा था कि माँ घर पर नहीं थी। मुझे होश नहीं कि कब तक सोया पड़ा रहा था मैं। मुझे खुद से ही नफरत सी होने लगी थी। मुझे बाहर लोगों से मिलने में चिढ़ होने लगी थी। मैं अपने आप से दूर भागना चाहता था। कुछ वक्त के लिए मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। माँ को कहा कि एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो कुछ दिन घर पर रहकर ही पढ़ूंगा, कॉलेज में टाइम बर्बाद होता है। माँ क्या बोलती। उन्होंने नील की हाँ में हाँ मिला दी। मैं कुछ दिनों खुद से भी नाराज सा ही रहा। सोना की याद आते ही मेरी आंखों के आंसू रुकते न थे। का हफ्ता यूं ही बीत गया। कॉलेज के जो फ्रेंड्स सोना और मेरे बारे में जानते थे, घर पर मुझे समझाने आए। मेरी हालत पर उन्हें भी तरस हो आया। नलिनी ने पूछ लिया कि सोना की शादी में शामिल हुए या नहीं। सोना का कोई कॉल या मैसेज आया कभी नहीं। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इसलिए मैंने भी उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैं उसे भुला देना चाहता था, पर यह बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। तभी मेरी दोस्ती कॉलेज के आवारा रईस लड़के लड़कियों से हो गई। सिगरेट, शराब के साथ अंडस साथ गांजे का भी शौक लग गया था। एक दिन मयंक के फार्म हाउस पर पार्टी थी। मैंने माँ को कहा कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे, अगर लेट हुआ तो मैं नीरज के घर पर ही रुक जाऊंगा। नीरज और मैं स्कूल टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड थे। माँ ने कहा ठीक है। मयंक और बाकी दोस्तों के कहने पर मैंने ड्रिंक किया। उन्हें लगता था कि शराब पीकर मैं सोना को भूल जाऊंगा। मुझे भी लगा शायद इससे सोना की यादें मुझे सताना बंद कर देंगी। उस रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। दिया ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मुझे तो सोना ही दिखाई दे रही थी। मेरे अंदर का सोया दानव जाग गया हो जैसे। मैंने दिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बेतहाशा उसे चूमने लगा। सोना, मेरी जान, तुम कहाँ चली गई थी? देखो तुम्हारे बिना तुम्हारे नील की क्या हालत हो गई है। प्रॉमिस करो, अब मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी। नील के फ्रेंड्स ने उसे पकड़कर कमरे में बेड पर लेटाने की कोशिश की, पर नील अपने आपे में नहीं था। वो दिया को सोना समझ रहा था। दिया ने सबको जाने को कहा और रूम बंद कर नील को प्यार करने लगी। न जाने कब से नील को पाने की चाहत उसके मन में थी। पर नील सोना के अलावा किसी और लड़की को आंख उठाकर देखता भी नहीं था। और अब जब नील खुद ही उस पर न्यौछावर हुआ जा रहा है तो ऐसा मौका वो कैसे गंवाती। उसे झूठ में सोना बनने पर कोई ऐतराज नहीं था। सुबह जब नील की आंख खुली तो उसका सर भारी था। अपना बदन कुछ हल्का सा महसूस हुआ। उसे छूने पर पता चला कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उसका सारा नशा हवा हो गया। उसके ही लिहाफ में दिया भी उसके जैसे ही हाल में सो रही थी। उसने अपने कपड़े पहने और दिया को जगाया और दूसरी तरफ मुंह करके बोला, तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। उसने अपने दिमाग पर जोर देने की बहुत कोशिश की कि वह यहाँ कैसे आया, और दिया। उसे कुछ याद नहीं आया। वो सर पकड़ कर लेट गया। उसे फिर से नींद आ गई। नील ने नींद खुलने पर मोबाइल देखा, माँ के मिस कॉल थे। उसने घड़ी में टाइम देखा, 9 बज रहे थे। नील ने माँ को कॉल करके बोला कि कुछ देर में ही वो घर पहुंच जाएगा। रात में देर से सोने के वजह से अभी ही नींद खुली है। दिया किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। नील उठकर तैयार हो गया। दिया को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़कर वो अपने घर को निकल गया।
अब नील पहले वाला नील नहीं रह गया था। सोना की जुदाई ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। कॉलेज में लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। कुछ लड़कियां मेरे बहुत करीब भी थीं। हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी रही। वो वैसे ही था जैसे भूख लगने पर खाने की तलब। तुम अब मुंह बनाना बंद भी करो यार। तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता हूं मैंने जब से होश संभाला खुद को हॉस्टल में ही पाया। माँ पापा के बीच में कभी बनी नहीं। बहुत छोटा था तभी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा का उनकी सेक्रेटरी से अफेयर था। इस बात को लेकर घर में माँ और पापा के बीच रोज झगड़ा हुआ करता था। एक दिन पापा उन्हें घर ही ले आए। माँ से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और माँ मुझे लेकर नाना के घर में चली गई। न चाहते हुए भी माँ को नाना जी के घर पर रहना पड़ा। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था पर और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि मैं छोटा था, किसी और के सहारे माँ मुझे छोड़कर जा नहीं सकती थी। माँ अपने एक फ्रेंड दीप के ऑफिस में जॉब करने लगी। अब माँ को मेरे भविष्य की चिंता थी। शादी से पहले भी माँ अपने दोस्त दीप के ऑफिस में ही जॉब करती थी। पर शादी के बाद पापा ने उन्हें ये कहकर जॉब करने से मना कर दिया कि तुम चावला की बीवी हो, तुम्हें ये सब छोटे मोटे काम करना शोभा नहीं देता। तुम तो बस हुक्म करो जो भी तुम्हें चाहिए। ये गुलाम हाजिर है। फिर पता नहीं क्या हुआ, पापा माँ के प्यार को न जाने किसकी नजर लग गई। पापा अब भी सारा खर्च उठाने के लिए तैयार थे, पर माँ ये एहसान लेना नहीं चाहती थी। जब पापा को पता चला था कि माँ प्रेग्नेंट है वो तो 7वें आसमान पर थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दुनिया की हर एक खुशी वो माँ के कदमों में बिछा देना चाहते थे। वक्त के गर्भ में क्या है ये कोई भी नहीं जानता। हम सब वक्त की शतरंज के मोहरे बन रह जाते हैं। शह और मात वक्त ही तय करता है। वो वक्त भी आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे देखकर पापा खुशी से झूम उठे और माँ से बोले, देखो हमारे बेटे की आंखें सागर के जैसी गहरी हैं। हम इसका नाम नील रखेंगे। खुशियां ज्यादा देर ठहरती नहीं है शायद। मेरे जन्म के बाद माँ मेरी परवरिश में व्यस्त हो गई और पापा अपने बिजनेस में। पापा का कहना था कि मैं उनके लिए बहुत लकी हूँ। मेरे जन्म के बाद पापा के बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ और तेजी से चावला नाम पूरे मार्केट में छा गया। पापा ने पूरे मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। मार्केट में अपनी जगह बनाए रखना बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। दिन ब दिन पापा की व्यस्तता बढ़ती जा रही थी। अब अक्सर लंच टाइम में पापा का कॉल आ जाता था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, घर आना थोड़ा मुश्किल है। सुनो, तुम मेरा वेट नहीं किया करो। नील अभी बहुत छोटा है और तुम्हें उसको फीड भी कराना होता है, इसलिए वक्त पे खाना खा लिया करो। अब ये रूटीन ही बन गया था। वक्त के साथ समझौता कर लेना मजबूरी है, पर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। माँ ने भी अब लंच पर पापा का इंतजार करना बंद कर दिया। अपने बिजनेस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और ऑफिस के बढ़ते वर्कलोड को मैनेज करने के लिए पापा को एक पर्सनल सेक्रेटरी को नियुक्त करना पड़ा, जो उनकी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स की जानकारी रख सके, साथ ही ऑफिस के सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी संभाल सके। कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। पापा माँ और मेरे साथ खूब खुश थे। वो माँ और मुझे खूब घुमाते, शॉपिंग करवाते। कभी कभी समय होता तो लंच डिनर बनाने में माँ की हेल्प भी किया करते। कुल मिलाकर हम लोग की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। परिवार समाज में पापा माँ की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी थी। धीरे धीरे माँ की व्यस्तता बढ़ने लगी थी। घर ऑफिस के काम के साथ साथ उन्हें मुझे भी संभालना होता था। इसका असर माँ की सेहत पर पड़ने लगा। एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त उन्हें चक्कर आ गया। उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उन्हें उठाया। माँ को बहुत तेज बुखार था। वो लोग माँ को डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका हीमोग्लोबिन काफी कम है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर प्रॉपर डाइट और ज्यादा स्ट्रेस न लेने की सलाह दी। उनके फ्रेंड्स उन्हें घर पर छोड़कर गए। माँ की हालत को लेकर नाना जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने माँ को ऑफिस छोड़ने की सलाह दी,
पर वो इसके लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। जब पापा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने भी माँ को ऑफिस छोड़ने के लिए बोला। पर उन्हें पापा से बात करना भी पसंद नहीं था। जो आदमी अपनी बीबी के होते किसी गैर औरत को घर में ले आया, अपने मासूम बच्चे तक की जिसने परवाह नहीं की। माँ का पापा से पूरी तरह से भरोसा उठ गया था। बात करना तो दूर, वो उनके नाम से भी चिढ़ने लगी थी। अब हर दिन किसी न किसी बात को लेकर माँ नाना जी में बहस होने लगी। परिस्थितियों के कारण माँ का चिड़चिड़ापन स्वाभाविक था। प्रेगनेंसी के आफ्टर इफेक्ट्स भी। तभी माँ की कजिन नीना नाना जी के घर पर रहने के लिए आई। वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रही थी। नीना मौसी के आने से घर का माहौल काफी अच्छा हो गया था। माँ नीना मौसी के साथ ढेर सारी बातें करती रहती। उनकी घुटन धीरे धीरे कम होने लगी। अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभी बाहर डिनर के लिए भी जाने लगी। नीना मौसी ने माँ से पूछा कि इस तरह की जिंदगी कब तक जियोगे? कल को नील बड़ा होगा तो अपने पापा के बारे में 10 सवाल करेगा। तुम दीप से शादी क्यों नहीं कर लेती? वो तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता है और उसने अब तक शादी नहीं की वजह तो तुमसे भी छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे नेचर को वो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। शाम होने को आ गई थी। नील ने नलिनी के चेहरे की तरफ देखा। वो छोटे बच्चों के जैसे टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। नील ने सोचा था कि वो उसकी बातों से ऊब जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि वो नील के प्रति और ज्यादा संवेदनशील होती जा रही थी। नील को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो बोला, चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खाकर आते हैं। दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 2 मिनट सर, अभी रेडी होती हूँ, नलिनी बोली। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तकरीबन 7 बजे का वक्त हो रहा था। क्या लोगी? नील ने पूछा। हम कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं, नलिनी ने बोला। नील को भी यही ठीक लगा। उसने वेटर को बुलाया, स्नैक्स के साथ 2 बियर ऑर्डर की। नलिनी, नील बोला। हाँ, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? अब बोलो भी, नलिनी बोली। नलिनी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नील, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? बोलो। राधा, श्रोत्रिय, आशा। नील ने नलिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर तक वो उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों फंसाकर खेलता रहा। नलिनी उसके मन की स्थिति समझने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, नील उसके हाथ को बेतहाशा चूमने लगा। नील, इतने सारे लोग देख रहे हैं हमें, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं नलिनी, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, नील बोला। नील, अभी बियर पी भी नहीं है तुमने और तुम बहक रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हें बियर चढ़ जाती है। ऑफिस में बॉस ने प्रमोशन पार्टी दी थी, तब तुम्हारी हालत देखी थी मैंने। सुनो, तुम बियर का ऑर्डर कैंसिल कर दो। ये हमारा ऑफिस नहीं है और ये घर भी नहीं है, जाने मन, नील बोला। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से ये सुकून भरे पल मिले हैं हमें। हम दोनों की जिंदगी में वैसे भी कुछ कम मुश्किलें नहीं है। नलिनी, आज तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलोगी। आज सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी कि नहीं? ये लम्हे नसीब से नसीब हुए हैं हमें। मैं इन्हें यादगार बना देना चाहता हूँ। इनके सहारे हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। आज की शाम सब कुछ भुला दो, नील ने नलिनी से बोला। पहले हम बियर पिएंगे और फिर डिनर, उसके बाद हम देर रात तक बीच पर लहरों को देखेंगे। आज पूर्णिमा है, आज पूरा चांद खिलेगा। उसकी रोशनी में तुम लहरों को देखना और मैं तुम्हें। तुम पहली बार आई हो यहाँ, है ना? हाँ, नील। रात की नीरवता में लहरों को सुनो, बहुत रोमांटिक फील आता है। कभी भी लगता है कि हवाएं लहरों को अपने साथ उड़ा ले जाना चाहती हैं। चांद भी इस मोह से खुद को बचा नहीं पाता, चुपके से डुबकी लगाने आ जाता है। उसकी चांदनी छिटक कर लहरों पर बिखर जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अरे वाह नील, तुम्हें तो शायर या कवि होना चाहिए था। प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन तो वो लोग ही करते हैं, नलिनी ने कहा।
सच कह रही हो तुम? नील बोला, मुझे भी अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा है। कितना बदल सा गया हूं मैं। इतना ठहराव मुझ में कैसे आ गया? हो न हो ये तुम्हारी सोहबत का ही असर है नलिनी। सोना से बिछड़ने के बाद और दोस्तों की तरह मैं भी फिजिकल रिलेशनशिप को ही प्यार समझने लगा था। रब का शुक्राना, उसने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेज दिया। वेटर ने उनके टेबल पर बियर और स्नेकर्स लाकर रख दिए और खाने का ऑर्डर लेकर चला गया। चीयर्स डार्लिंग। अब थोड़ा स्माइल भी करो, जहर नहीं है। पीकर देखो, तुम अच्छा फील करोगी। नलिनी नील की जिद पर पहली बार बियर पी रही थी। उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, पर नील का दिल रखने के लिए उसने गिलास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। एक दो सिप लेना थोड़ा मुश्किल लगा। उसके बाद तो नील की बातों में इस कदर खो गई कि पता ही नहीं चला कब पूरी बोतल खत्म हो गई। अल्कोहल धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी। नलिनी थोड़ा इमोशनल हो रही थी। नील ने बड़े प्यार से नलिनी के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखा। सागर सी गहरी उसकी आंखों में आंसू मोती के मानन चमक रहे थे। नील ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंसू पोंछ दिए। तब तक टेबल पर डिनर लग गया था। नील ने नलिनी कहा, तेज भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। खाना खत्म कर नील ने माँ को फोन किया। नील को पता था कि माँ उसके फोन का वेट कर रही होंगी और वो एक दो दिन यहाँ पर और रुकना चाहता था। उसने नलिनी को भी इस बात के लिए राजी कर लिया था। अब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे टहलते हुए लहरों के करीब पहुंच गए थे। उन दोनों को छूकर गुजरती हवा, लहरों का शोर और चांद की रोशनी में नहाई हुई रात। नलिनी तो इस पल में डूबकर खो जाना चाहती थी कि ये सब कुछ बस यूं ही ठहर जाए, इस रात की सुबह न हो। तभी संगीत की मधुर स्वर लहरियां हवा में घुलकर उनके कानों तक पहुंची। दोनों उस दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने देखा एक कपल अपनी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। ढेर सारे कैंडल्स जल रहे थे। टेबल पर बड़ा सा केक, वाइन की बोतल और दो बहुत सुंदर ग्लास रखे हुए थे। बहुत प्यारा कपल था। लेडी ने बहुत प्यारा सा रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। तभी किसी ने उन दोनों का नाम लेकर अनाउंसमेंट किया। वहां पर मौजूद लोगों ने उनके सुखी जीवन के लिए प्रेयर की। कुछ विदेशी पर्यटक भी वहां पर आ गए थे। उनके लिए 50th एनिवर्सरी बड़े आश्चर्य की बात थी। एक लड़का गिटार पर खूबसूरत सी धुन बजा रहा था। रात में बीच पर लहरों का अपना स्वर होता है, उस पर गिटार की मधुर आवाज बहुत रोमांटिक फील आ रहा था। लग रहा था जैसे किसी फिल्म का दृश्य शूट हो रहा हो। तभी आतिशबाजी हुई और आकाश रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा। जोड़े के चेहरे पर खुशी सी खिल उठी। वो दोनों उठ खड़े हुए और साथ के लोगों और गिटारिस्ट को धन्यवाद कहा और अपनी खुशी में शामिल होने के लिए हमें भी बुला लिया। सोमिल और श्रेया टेबल पर रखे बड़े से कार्ड पर सलीके से लिखा हुआ था। तभी सोमिल ने टेबल रखा छोटा सा पोटली नुमा बैग उठाया और उसके अंदर से डायमंड रिंग निकालकर श्रेया को पहना दी। सभी लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। श्रेया ने भी सोमिल को अंगूठी पहनाई। नलिनी ने कस के नील का हाथ थाम लिया। रात की खामोशी में दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन महसूस कर रहे थे। नलिनी ने नील की आंखों में झांकते हुए कुछ बोलना चाहा, पर नील की आंखों में उसने अपने मन की बात पढ़ ली। वो खामोश रही। नील नलिनी को सब कुछ जल्दी से जल्दी बता देना चाहता था। नलिनी की सवाल से भरी खामोश आंखें उसे परेशान कर रही थी। वो बोला, उम्र के एक दौर में अपनी कल्पनाओं के आकाश में हम कब विचरने लगते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। बिस्तर पर लेटकर खिड़की से आकाश को ताकते हुए चांद से हम बातें करने लगते हैं। उड़ते परिंदों को बादलों से ऊंची उड़ान भरते देख कब हमारी उमंगें पंख फैलाने लगती हैं, जान ही नहीं पाते। ऐसे ही कब सोना मेरे सपनों का हिस्सा बन गई थी, मुझे पता नहीं चल पाया। सोना के जाने के बाद जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आए, सिर्फ अपने मतलब से, और मेरे लिए भी रिश्ते निभाना बोझ जैसा ही रहा, यहां तक कि मेरी शादी भी समझौता ही थी। कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ मैं भी गोवा आया था। एकांश मेरा अच्छा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी दोस्त शिया भी आई थी।
श्रेया और मैं पहले भी एकांश के घर पर न्यू ईयर की पार्टी में मिल चुके थे। सब अपनी मस्ती में थे। सबने खूब ड्रिंक किया हुआ था। श्रेया और मेरा कोई पार्टनर नहीं था। सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड उनके साथ थी। श्रेया और मैं डांस पार्टनर बन गए। म्यूजिक की धुन पर थिरकते कब हम एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। देर रात हम लोग अपने रूम में वापस लौटे। श्रेया को मेरे साथ आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पर उस रात की कीमत मुझे सारी उम्र चुकानी पड़ेगी ये मैं नहीं जानता था। 2-3 दिन मौज मस्ती में निकल गए और हम वापस अपने घर लौट आए। एक दिन श्रेया का कॉल आया, इट्स अर्जेंट नील, तुम अभी कॉफी शॉप पर मिलो मुझे। ओके आता हूं। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और कॉफी शॉप पहुंच गया। श्रेया वहां पहले से ही वेट कर रही थी। कॉफी वो ऑर्डर कर चुकी थी। हाय हाय नील, हेलो श्रेया। यूं अचानक बुलाया एकांश, मौली ठीक है ना? हाँ, मुझे हम दोनों के फ्यूचर के बारे में बात करना है। श्रेया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसका माथा छूते हुए पूछा। हाँ नील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने यूं अचानक मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नील, आई एम प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। पर इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नील श्रेया से बोला। तुम मौली या अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कर लो। उद्धरण चिन्ह। नील, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बोलो श्रेया, तुम्हारा और रेहान का अफेयर चल रहा है। ये बात सबको पता है, यहां तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी। यार, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। और बच्चा, ये कैसे पॉसिबल है श्रेया? बिना प्यार के शादी और बच्चा? बिना सोचे समझे कोई इस तरह कैसे कर सकता है? मैंने तुमसे पूछा भी था। तुमने कहा तुम टैबलेट्स लेती हो। सॉरी नील, झूठ बोला था मैंने। रेहान ने मुझे चीट किया। उसने अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली। उसके सपने बड़े थे, वो पूरी जिंदगी मेहनत कर भी उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मिटाने जरिया है। कभी कभी कानों सुनी बात भी गलत हो जाती है, जैसा उसके साथ हुआ। बात का रुख बदलने के उद्देश्य से नलिनी ने नील से कहा, तुमने कभी अलसुबह या रात को छत पर लेटकर आसमान को देखा है? उद्धरण चिन्ह। मैं अक्सर छत पर लेटकर देर तक आसमान को ताका करती हूँ। बादलों के भीतर से एक खिड़की खुलती है। ऐसा लगता है किसी ने टोकरी से ढेर सारी कपास उलट दी हो। देखते ही देखते रुई के फाहे से उड़ते नजर आते हैं। कभी लगता है किसी ने मेरे कपास की टोकरी में रंग डाल दिया हो। सफेद कपास, नारंगी, स्लेटी, जाने कितने ही रंग बदलती है। अचानक से नलिनी चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगती हैं। नील को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। नलिनी को रोते देखकर नील घबरा जाता है। उसे लगा शायद उसकी किसी बात से नलिनी को बुरा लगा है। नील ने बड़े प्यार से नलिनी को आगोश में लेकर उसके चेहरे की तरफ देखा। नलिनी की आंखों में आंसू फूल पर गिरी ओस के मानन चमक रहे थे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर। उद्धरण चिन्ह।